Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about air. Learning objective, composition of atmosphere, importance of atmospheric gases and structure of atmosphere, importance of atmosphere. So let's start the chapter. Earth is surrounded by a thick blanket of air called atmosphere. तो हमारी अर्थ जो है वो सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में क्या है, एक थिक लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. along with the gases, water vapor and dust particle are some other significant components of the atmosphere. और इसके साथ गैसेस के साथ हमारे पास वाटर वेपर भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी हैं, जो हमारे और भी कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एटमोस्फेयर को बनाते हैं. Then all the gases, water vapor and dust particle combine together to form atmosphere. ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एटमोस्फेयर. The gravitational force of the earth hold it around the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स ने एटमोस्फेयर को पकड़ के रखा है, वरना ये स्पेस में भाग जाता. That is why atmosphere is dense near the earth surface and it started thinning away from when we go higher. इसलिए एटमोस्फेयर अर्थ सरफेस पे काफ़ी डेंस है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है thin. Ultimately it merged into space, thus there is no definite boundary between the atmosphere and space. तो ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये स्पेस में मर्ज हो जाता है, ठीक है. इसलिए स्पेस की और बाउंड्री की, एयर एटमोस्फेयर की कोई बाउंड्री नहीं है. देन वी हैव कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर. द एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल. तो इसमें कई तरह के गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है. कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियन, हाइड्रोजन, ओजोन एक्सेट्रा फॉर्म द एटमोस्फेयर. तो बहुत सारी गैसेस मिलकर बनाती हैं हमारे प्यारे एटमोस्फेयर को. कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर. गैसेस वॉल्यूम, नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन है हमारे पास 20.94, आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, नियन है हमारे पास 0.0018, हीलियम है 0.0005, ओजोन है 0.4 times 0 and 6, हाइड्रोजन है हमारे पास 0.4 times 0 and 5. Then you can see the picture of composition of the atmosphere. कितनी सारी इसमें गैसेज आप मिली हुई हैं ये आप दे सकते हैं. सबसे ज़्यादा है कौन सी, N2 यानी नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है CO2 and any other gases. Then we have importance of atmospheric gases. Nitrogen, its concentration is the highest in the atmosphere. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कंसनट्रेशन है एटमोसफेयर में, विच इज़ अबाउट 78.08%. 78% है. इट फाउंड अप टू हाइट ऑफ 128 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एरिया, यानी अर्थ सरफेस से ये 128 किलोमीटर ऊपर तक मिलती है. इट इज़ हाई लाइटर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ये काफ़ी लाइट इन वेट है. Then we have nitrogen is necessary for survival of plant. Nitrogen बहुत ज़रूरी है survival of plants के लिए, but plant do not take nitrogen directly from the atmosphere. पर plant directly nitrogen नहीं ले सकता atmosphere से, नहीं ले सकते. The bacteria that live in soil and roots of some plant absorb nitrogen from the air and convert it from that is suitable for the plant. तो जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं ना, रूट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रैब करते हैं सॉइल से और प्लांट को करते हैं ट्रांसफर. नाइट्रोजन इज अ टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस दैट रिटार्डेड कंबशन. तो नाइट्रोजन है बिल्कुल टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है ना, इसमें से खुशबू आती है, ना बदबू आती है, ना टेस्ट है. एंड दैट रिटार्डेड कंबशन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, और जो कंबशन को बिल्कुल रिटार्ड करती है. इट इज़ डिफिकल्ट कंट्रोल फायर विदाउट नाइट्रोजन. तो बिना नाइट्रोजन के मतलब ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इससे फायर नहीं लगती है. एंड इट इज़ डिफिकल्ट कंट्रोल फायर विदाउट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के बिना फायर को कंट्रोल करना बिल्कुल क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. ऑक्सीजन आफ्टर नाइट्रोजन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमोस्फेयर. तो हमारे पास ऑक्सीजन भी काफ़ी प्लेंटीफुल है. एंड इट इज़ हैवियर देन नाइट्रोजन एंड लाइटर देन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये नाइट्रोजन से हैवी है और कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की है. इट्स कंसनट्रेशन इज़ अबाउट 20.94% इन द एटमोसफेयर. तो ये हमारे जो एटमोसफेयर में ऑलमोस्ट 21% आप कह सकते हैं. ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ गैस एज इट इज़ बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. वाइल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस and thus the volume of oxygen is in the air remain constant. It is essential for combustion. तो ऑक्सीजन जो होती है वो लाइफ गैस मानी जाती है क्योंकि ये सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. एंड दैट ऑफ प्लांट्स नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्रीद इन and they release
oxygen when they breathe out, and it is also very important for fire. So fire के लिए हमें ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ज़रूरी है. Then we have carbon dioxide. It is the heaviest gas of the atmosphere. ये सबसे heavy gas है. It is a highly variable gas because it concentration variable, because its concentration varies with the level of pollution. Its concentration is about 0.03 in the atmosphere. तो ये heaviest gas है atmosphere की, और ये काफ़ी highly variable because concentration variable because its concentration varies with the level of pollution, क्योंकि ये इसका जो concentration है बहुत ज़्यादा pollution create करता है, ज़्यादा होगी ज़्यादा pollution होगा, ठीक है, और ये हमारे atmosphere में 0.03 available है. Carbon dioxide is essential for the growth of plant because they prepare food by using carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए क्योंकि वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. कार्बन डाइऑक्साइड कीप द एटमोस्फेयर वार्म बाय एब्जॉर्बिंग द रेज ऑफ सन. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है सन रेज को एब्जॉर्ब करके हमारे एटमोस्फेयर को वार्म रखते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. तो ये प्लांट्स को भी खाना बनाने में हेल्प करती है, और प्लांट्स जब खाना बना रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को चाहिए इनहेल करने के लिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए. द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट सीम टू बी इक्वल इन द अमाउंट रिलीज बाय ह्यूमन बींग एंड एनिमल. तो जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स वो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उतना ही हम अमाउंट ऑफ रिलीज द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, तो उतना ही हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स मिलकर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं. दिस मेक अ परफेक्ट बैलेंस इन आवर एनवायरनमेंट. तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बना रहता है. दिस बैलेंस इज डिस्टर्बिंग डे बाय डे बिकॉज द फैक्ट्री इंडस्ट्रीज व्हीकल एक्सेट्रा आर एडिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एटमोस्फेयर एंड दिस इम्बैलेंस द एडवर्सली अफेक्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अर्थ ऑन आर डे टू डे लाइफ, ठीक है. लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में व्हीकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जा रही है, तो वहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही है तो हमारी वेदर क्लाइमेट सब कुछ अफेक्ट हो रहा है. Then we have ozone. It is produced by action of solar radiation on oxygen gases present in the atmosphere. तो ओजोन हुई है प्रोड्यूस ये एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन का ऑन ऑक्सीजन गैस. सोलर रेडिएशन का ऑक्सीजन के साथ एक्शन होके बनी है ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ओजोन गैस. 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओजोन गैस में. इट इज़ हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन की ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म होती है. इट कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर इज अबाउट 0.00006%. तो ये काफ़ी कम है. इट अब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेजेस कमिंग फ्रॉम द सन. तो ये जो सन से यूवी रेज आते हैं हार्मफुल, तो उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो The greenhouse effect refers to the problem of gradual rise in temperature of Earth's atmosphere. Greenhouse gas वो होते हैं जो gradually Earth atmosphere को बढ़ा रही हैं. This is caused by an increase in concentration of gas such as carbon dioxide which trap the heat of sun. तो ये सब हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और वो हीट को भी ट्रैप कर लेते हैं, सन की हीट को भी ट्रैप कर लेते हैं. तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. ग्रीन हाउसेस गैसें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं. दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप द अर्थ इज टर्म्ड एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. और यही जो अर्थ को हीटिंग अप करने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. Any gas that causes greenhouse effect is called the greenhouse gas. और जो greenhouse gas को effect को बना रही है that is called greenhouse gas. The greenhouse effect keep the earth surface warmer. Greenhouse gas earth surface को गर्म रखती है. It would be have been without it, and the outgoing heat is blocked by carbon dioxide layers and water vapor present in the air. तो जो outgoing heat होती है sun की जो heat आती है वो जो वापस जा रही होती है, तो उस outgoing heat को carbon dioxide trap कर लेती है, water vapor trap कर लेता है. और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इससे हमारा अर्थ काफ़ी वार्म अप हो जाती है. ऑन अकाउंट ऑफ दिस ट्रैप्ड एनर्जी द अर्थ इज जनरली ग्रेजुअली गेटिंग ग्रेजुअली वार्मर एंड इट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. तो ये हमारी अर्थ इससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है. ग्लोबल वार्मिंग इन टर्म इज कॉजिंग क्लाइमेट change. It may leads to extinction of some plants and animals in the long run. तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो
जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगी। द फैक्ट चेक, द एटमॉस्फेयर हैज़ एन अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन ऑफ वाटर, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पानी है, अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन ऑफ वाटर है, एग्जिस्टिंग ईदर एज अ गैस लाइक वाटर वेपर और लिक्विड लाइक रेन। तो ये चाहे गैस में हो जो वाटर वेपर होता है, चाहे वो पानी के रूप में हो, क्लाउड्स, स्लीट के रूप में हो, सॉलिड्स के रूप में हो, स्नो के रूप में हो, हेल्स के रूप में हो, ठीक है, एज वेल एज अदर पार्टिकल लाइक स्मोक एंड डस्ट, ठीक है। but the water vapor and dust particle are found in lower layers of the atmosphere। पर ये जो वाटर वेपर होते हैं ना, और ये कहाँ मिलेंगे आपको, डस्ट पार्टिकल ये लोअर एयर में मिलेंगे, जो नीचे की एयर है उसमें मिलेंगे, ऊपर आपको ये सब वाटर वेपर वगैरह नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 5 layers, नेमली द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेयर इज गिवन बिलो। तो ये कई लेयर्स में बटी हुई है। फैक्ट चेक, लाइक द लिथोस्फेयर द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो फाउंड बाय डिफरेंट लेयर। लिथोस्फेयर में जैसे कई चीज़ें थी, उसी तरह से एटमॉस्फेयर भी कई लेयर से बनी हुई है। द डेंस एंड हैवी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस। जो ज़्यादा गैसेज है, हैवी गैसेज हैं, वो अर्थ सरफेस के आसपास मिलती हैं, while the lighter gases are found at higher altitude। Then we have troposphere। This is the layer that immediately surround us, that is most important layer of the atmosphere। तो atmosphere में जो सबसे पास हमारे पास है वो है troposphere। The air we breathe exists here, ठीक है, तो जिस हवा को हम breathe करते हैं वो इसी sphere में है। And on account of this exchange, ocean current plays a significant role in determining climatic condition near sea coast। और इसी वजह से जो ocean currents होते हैं वो एक अच्छा रोल निभाते हैं, significant रोल देते हैं सी शोर पे, ठीक है, सी कोस्ट पे। एंड इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से 13 किलोमीटर तक है, क्या है, ट्रोपोस्फेयर। द लेयर एंड्स एट द ट्रोपोस्फेयर वेयर टेम्परेचर इज जनरली अबाउट 57 डिग्री सेल्सियस। तो जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर ये एंड करती है कहाँ पे, जहाँ पे 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, दिस जोन लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। तो ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली स्फेयर है। द इंटरफेस बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर। तो ये 50 किलोमीटर यानी जो जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है वहाँ से लेके 50 किलोमीटर तक ही है। द टेम्परेचर इज in this layer increase with high height after about first 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के बाद यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इन द ओजोन ऑफ फर्स्ट 20 किलोमीटर देर इज़ हाई ओजोन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ओजोन कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी रहता है। एंड ओजोन इन अ फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज द सन रीचिंग द अर्थ। तो यहीं पे ही है ओजोन लेयर जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस layer is the most ideal for flying aeroplanes because of the absence of clouds and weather condition। तो ये एरोप्लेन्स के लिए बहुत ही अच्छी लेयर है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती है। देन वी हैव मीजोस्फेयर, द थर्ड लेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। फिर यहाँ से 80 किलोमीटर तक, यानी स्ट्रेटोस्फेयर से मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक स्ट्रेच है। देन at mesopause the upper layer of this zone temperature falls to -95 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाता है, दैट इज़ -95 डिग्री सेल्सियस। मेट्रॉइड्स बर्न्स अप हेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस। तो यहाँ पे मेट्रॉइड्स बर्न्स अप होते हैं जो स्पेस में एंटर करते हैं। देन वी हैव थर्मोस्फेयर, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मीसोस्फेयर टू एक्सोस्फेयर, दैट इज़ फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर। तो ये 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है। द टेम्परेचर इज इन द लोअर लेयर ऑफ इज दिस जोन इज स्टेशनरी एंड आइसोथर्मल। टेम्परेचर राइजेस रैपिडली विद हाइट। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्फेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आइनोस्फेयर बाय इलेक्ट्रिकली चार्जेड पार्टिकल नोन एज आयंस। तो यहाँ पे इसके जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि यहाँ ये आयनोस्फेयर को फॉर्म्स करता है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं आयंस के, नोन एज आयंस, जिनको आयंस बोलते हैं। दीज चार्ज पार्टिकल रिफ्लेक्ट आउटगोइंग रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी जो भी हम टीवी प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं वो रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करता है। एंड इट मेक्स रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल ऑन द अर्थ, और इसी से ही होते हैं रेडियो ट्रांसमिशन। देन वी हैव रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। देन वी हैव एक्सोस्फेयर, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच ग्रेजुअली मर्ज इन टू द स्पेस। फिर इसके बाद होता है एक्सोस्फेयर जो कि
स्पेस ही हम उसको बोल सकते हैं, स्पेस में मर्ज है। एंड इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 750 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इट हैज़ वेरी थिन लेयर, ठीक है। तो ये अर्थ सरफेस से 750 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड हेयर दैट फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे लाइट गैसेज मिलते हैं लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, एंड टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स हाई एट 1600 सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रहता है 1600 सेल्सियस। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर एक्ट एज ए ह्यूज ब्लैंकेट विच प्रोवाइड्स अस अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट। तो एटमोसफेयर हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट से बचाता है। द एटमोसफेयर एक्ट्स एज ग्रीन हाउस बाय कीपिंग द अर्थ वार्म। ये हमारी अर्थ वार्म को ग्रीन हाउस की तरह गर्म रखता है। वरना क्या होगा, दिन में सन रेज आएंगे, ठीक है, अर्थ गर्म हो जाएगी, लेकिन जब सन जाएगा तो अपने साथ रेज को भी ले जाएगा और जो उसकी हीट होगी वो भी चली जाएगी, ठीक है। तो रात को हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी और दिन बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। लेकिन एटमोसफेयर जो सनराइज आते हैं उनकी हीट को ट्रैप करके रखता है, तो रात भी हमारी गर्म होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हमारी रात नहीं होती है। देन द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉलिंग डेब्रीज फ्रॉम द स्पेस। जो स्पेस से डेब्रीज वगैरह आते हैं और मेट्रॉइड्स आते हैं उनसे भी ये हमें बचाता है। एंड इट प्रोवाइड अस रेन एंड other weather phenomena. Then we have keywords: greenhouse effect, the process by which the troposphere absorbs the heat that is reflected back from the ground, and ions an action and a molecule, an atom and a molecule with a positive and negative electric charge caused by its losing and gaining one of the more electrons. Then we have points to know. Earth is surrounded by a thick envelope of air called atmosphere. The atmosphere contains colorless, odorless and tasteless gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide along with water vapor and dust. The atmosphere have 5 layers called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. It contains the air that we breathe, dust particle and water vapor. Clouds, rainfall, fog, dew are found in troposphere. Stratosphere contains ozone gas which protect us from harmful ultraviolet rays of the sun. Then mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Meteoroids burns up in this layer. Thermosphere has high temperature and ionized molecule. Radio waves are transmitted from here. And the uppermost layer called exosphere has hydrogen and helium gases and merge with the outer space. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.